हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग धातु एवं अधातु के पार्ट 3 वीडियो को देखेंगे। तो उसमें धातु अधातु के बारे में हम लोग कुछ बार जान चुके थे। आज हम लोग उसका आयनिक यौगिक के बारे में जानेंगे। तो आयनिक यौगिक क्या होता है इसे समझिए। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजन यौगिक कहा जाता है। तो समझिए, ये धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। तो आप लोग समझ गए हैं कि जो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? यानी आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक के ही ना क्या कहा जाता है? वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए समझिए, उदाहरण के लिए NaCl क्या है? तो आयनिक यौगिक है। लिथियम क्लोराइड क्या है? आयनिक यौगिक है। Cl2 क्या है? तो आयनिक यौगिक है। CaO क्या है? तो आयनिक यौगिक है। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? आयनिक यौगिक है। अब इसमें आप लोग कैसे पकड़िएगा से समझिए। सोडियम हम लोग जानते हैं जिसकी बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो इसमें देखिए, सोडियम को 11 मतलब परमाणु संख्या है। तो उसका जब निकालिएगा तो हम लोग जानते हैं जो पहला होता है 2 पूरा भरने के लिए, उसके बाद 8, तो 2 8 1, तो 1 बच गया। तो इसका मतलब जो ये क्या हो गया? धातु। धातु हम लोग जान चुके हैं जिसकी बाह्यतम कक्षा में जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हम धातु कहते हैं। तो Na जो है क्या है? धातु है। Cl जो है ना, ये अधातु है। तो Cl अधातु है, तो उसका जो है Cl जो है अपना पुराने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए Na से एगो लेगा। तो ये जो है जब ले लिया तो हम लोग ऊपर देखें कि ये धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है ना, तो उसको ये आयनिक यौगिक कहते हैं। तो इसमें से सोडियम से जो है क्लोराइड में जो है स्थानांतरण हुआ है, तो ऐसी यौगिक बनाया, तो इसको ही हम क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक कहेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसके बाद दिया गया है आयनिक यौगिक के गुणधर्म। तो आयनिक यौगिक के गुणधर्म अब समझिए, जिसमें एक में दिया गया है भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस एवं कठोर होते हैं, क्योंकि इन यौगिक में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। सामान्य रूप से इसकी प्रकृति भंगुर होती है। तो हम लोग इसके बारे में जाने कि ये भौतिक प्रकृति में क्या होता है। आयनिक यौगिक जो होता है ठोस अवस्था या कठोर अवस्था में होता है, लेकिन आवेशित आयनों के मध्य जो होता है क्या होता है? प्रबल आकर्षण या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। तो याद रखिएगा, ये आयनिक यौगिक में क्या कौन सा बल कार्य करता है? तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। सामान्य रूप से इसकी प्रकृति क्या होती है? तो भंगुर होती है। तो उसके बाद दिया गया है 2 में गलनांक एवं क्वथनांक। तो आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। तो ये भी याद हो गया होगा आप लोग के, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, क्योंकि ये मजबूत वैद्युत वाहक बल द्वारा जुड़े हुए रहता है। तो हम लोग ऊपर देखिए जी, इसकी प्रकृति जो होता है प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। तो इसमें जो है विद्युत वाहक बल जो है जुड़े हुए रहता है, इसलिए जो है इसका गलनांक एवं क्वथनांक जो होता है उच्च होता है। उसके आगे दिया गया है घुलनशीलता। तो घुलनशीलता क्या होता है इसे समझिए। वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन
पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। मतलब समझिए जे वैद्युत संयोजन यौगिक समानतः क्या होता है, जल में जो होता है घुलनशील होता है, लेकिन केरोसिन पेट्रोल उट्रोल जो होता है इसमें जो है अविलय होते हैं। तो याद रखिएगा जे आयनिक यौगिक जो होता है वो जल में घुल जाता है, लेकिन केरोसिन पेट्रोल उट्रोल में जो है नहीं घुल पाता है। इसकी विद्युत चालकता क्या होता है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करता है। तो याद रखिएगा जब ठोस अवस्था में जब रहेगा आयनिक यौगिक तो ये विद्युत का चालन नहीं करेगा, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था मतलब द्रव अवस्था में रहेगा तो विद्युत का चालन करेगा। तो ये भी याद हो गया होगा आप लोग के, जो जब ठोस अवस्था में रहेगा तो आयनिक यौगिक जो है विद्युत का चालन नहीं करेगा, लेकिन द्रव अवस्था में यह रहेगा तो विद्युत का चालन करेगा। उसके बाद दिया गया है धातुओं की प्राप्ति। तो धातुओं की प्राप्ति क्या है इसे समझिए। पृथ्वी की भू पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को खनिज कहते हैं। हाँ, तब पृथ्वी के अंदर जो भूपटपट्टी में जो पाया गया है ना प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक, उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, हाँ, तब जिसे निकाल लेना लाभकारी होता है, इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। तो याद रखिएगा, पहले तो खनिज समझिए। पृथ्वी के भूपटपट्टी में जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है वैसे तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, खनिज में विशेष मात्रा में ना काफ़ी मात्रा में जो है धातु उपस्थित रहेगा और उसको जो है लाभकारी के रूप में जब हम निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो आप लोग को अयस्क और धातु नहीं खनिज समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे दिया गया है धातु का निष्कर्ष। तो धातु के निष्कर्ष जो है समझिए, जैसे कुछ धातुएं भू परपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तथा कुछ धातुओं अपने यौगिक के रूप में मिलता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे क्रियाशील होती है एवं स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले जो है कौन, देखिए समझिए, हम लोग उस दिन पढ़ चुके हैं कि जो अभिक्रियाशील के अनुसार जो है हम लोग कोडिंग क्या किए थे, काशीनाथ के माली आलू जरा फीके पकाती है, ऐसा हम कोडिंग किए थे। तो उसी के आधार पर जो है धातु का निष्कर्ष होता है। कुछ धातु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में होता है, कुछ धातु अधिक क्रियाशील होता है, तो कुछ कम क्रियाशील होता है और कुछ साफे नहीं क्रियाशील करता है, मतलब अभिक्रिया नहीं करेगा दूसरा के साथ। तो स्वतंत्र अवस्था में जो है कुछ धातु है या तत्व है, जैसे में सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है, स्वतंत्र अवस्था में होता है। हम लोग सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाला धातु के बारे में जानेंगे। तो देखिए पोटेशियम जो होता है, मतलब जिसको के से सूचित किया जाता है, ये सबसे ऊपर आता है। उसके बाद सोडियम होता है। हम लोग क्या कोडिंग करे थे, काशीनाथ के माली आलू जरा फीके पकाती है, तो उसी के आधार पर दिया गया। तो मैग्नीशियम है, आलू मतलब कि जो एल्युमिनियम है, बहुत अधिक क्रियाशील सब जो होता है, स्वतंत्र रूप से जो है ये नहीं पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में जो है सोना, चांदी और तांबा पाया जाता है। इसके आगे दिया गया है अयस्कों का शुद्ध गया है, समृद्धीकरण लिखा गया है। तो पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि बहुत सी अशुद्धियाँ होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब पृथ्वी से अयस्कों को जब निकाला जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ जो होता है, मिट्टी होता है, रेत होता है, कुछ अशुद्धि पदार्थ पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं। तो गैंग आप लोग को याद हो गया होगा,
अयस्कों में जो अशुद्धि पाया जाता है उसे गैंग कहते हैं। ऐसे लिख लीजिएगा परिभाषा। उसके बाद दिया गया है अयस्कों से सर्वप्रथम गैंग को हटाया जाता है। अयस्क एवं गैंग के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर विभिन्न तकनीकों का प्रयोग गैंग को हटाने के लिए किया जाता है। तो अयस्क से ना जब भौतिक एवं रासायनिक गुण के आधार पर जो है अयस्क को गैंग के निकालने के लिए जो है विभिन्न तरह के जो है तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी याद हो गया होगा। उसके बाद दिया गया है आगे सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाला धातु का निष्कर्ष। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाला धातु कम अभिक्रियाशील होता है। इन धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं। पारे का एक प्रमुख अयस्क क्या होता है? सिनेबार होता है। तो समझिए सक्रियता श्रेणी में जो नीचे धातु आता है वो कम अभिक्रियाशील होता है। बात सही है। जैसे कहे का मतलब प्लेटिनम जो है ना, प्लेटिनम हाइड्रोजन जो है ये सब जो है कम क्रियाशील धातु है। तो कम क्रियाशील धातु है ना, तो ये जो है इसको जो है मतलब उसके ऑक्साइड के मतलब निकालने के लिए जो है गर्म किया जाता है। तो पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? तो सिनेबार है, जिसका सूत्र क्या है? तो HgS है। उसके बाद दिया गया है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का निष्कर्ष। आयरन, जिंक, कॉपर आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह धातु प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो आयरन, जिंक, कॉपर ये सब जो है मध्यम अभिक्रियाशीलता होता है इस समय। तो ये जो है ना प्रकृति में जो है ये धातु से जो है किस रूप में पाया जाता है? तो याद रखिएगा सल्फाइड एवं कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। तो हम लोग समझ गए कि जो अधिक क्रियाशील के अंतर्गत जो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, जिंक ये सब जो है अधिक क्रियाशील के अंतर्गत आता है। मध्यम क्रियाशील के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो आयरन हो गया, जिंक भी आ जाता है उसके अंतर्गत, कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ये सब जो है मध्यम वर्गीय जो है अभिक्रियाशीलता होता है। उसके बाद कम अभिक्रियाशीलता तो प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, ये सब स्वतंत्र अवस्था के रूप में पाया जाता है, इसलिए ये कम क्रियाशील होता है। तो ये आप लोग समझ गए जो ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, कम अभिक्रियाशील कौन है और मध्यम वर्ग के अभिक्रियाशील कौन है। उसके बाद दिया गया है भर्जन। भर्जन सल्फाइड अयस्क को वायु के उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। देखिए समझिए, सल्फाइड अयस्क को जब वायु के उपस्थिति में ना गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है तो यह प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। तो हम फिर से दोहरा देते हैं, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करते हैं ना, तो वो जो है ऑक्साइड के रूप में जो है परिवर्तित हो जाती है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भर्जन कहते हैं। उदाहरण दिया गया है इसका आगे। उदाहरण है क्या? ZnS प्लस O2। तो इसका जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ क्या बन रहा है? ZnO प्लस SO2 माने सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है और जिंक ऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है? तो ऑक्साइड के रूप में परिवर्तन हो रहा है ना, यहाँ भी ऑक्साइड के रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं?
भर्जन कहते हैं। इसके आगे दिया गया है निस्तापन। तो निस्तापन जो होता है ये भी सेम उसी के तरह होता है, लेकिन इसमें कार्बोनेट को अयस्क के सीमित वायु में, उसमें हम कितनों भी वायु ले सकते थे, लेकिन इसमें सीमित मात्रा में वायु लिया जाता है। सीमित मात्रा में वायु को मतलब वायु की उपस्थिति में जो है अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निस्तापन कहते हैं। तो हम लोग समझ गए हैं कि ये निस्तापन किसे कहेंगे, तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में जो है अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। तो हम लोग भर्जन और निस्तापन समझ गए हैं। भर्जन में क्या था, जो सल्फाइड और कार्बोनेट को जो है ना, इसको जब हम मतलब वायु की उपस्थिति में गर्म करते थे तो ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता था। सल्फाइड को गर्म करते थे। इसमें जो है क्या है, ये सीमित मात्रा में जो है वायु रहता है और उसको जब गर्म किया जाता है तब जो है ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। तो हम चाहे कार्बोनेट को जो है गर्म करते हैं तब ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। गया है क्या चीज़? थर्मिट अभिक्रिया। तो थर्मिट अभिक्रिया जो है से समझिए क्या है। इसे आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जा की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। देखिए समझिए, थर्मिट अभिक्रिया आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड को ना एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराया जाता है। तो इससे अभिक्रिया कराने के बाद जो है ना रेल के पटरी उटरी में जो है मतलब जो है प्रयोग किया जाता है। मशीन बनाने के पुर्जा में प्रयोग किया जाता है। जोड़ने में मतलब पटरी दरार उरार जो होता है फटा हुआ रहता है, पटरी पर जाइएगा तो देखिएगा माने रेल के पटरी वो माने बीच में जो होता है थोड़ा सा वो गैप हो जाता है। तो इसको भरने के लिए जो है इसमें थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझ लीजिए, जे Fe2O3 मतलब ये क्या है? तो आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड है ना, तो यहाँ जो है एल्युमिनियम के साथ जो है अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो अभिक्रिया कराया जा रहा है तो इसमें Fe मतलब कीजिए आयरन तो बनवे किया, उसके साथ साथ जो है एल्युमिनियम के ऑक्साइड बना है। एल्युमिनियम के ऑक्साइड बना है तो हम लोग अभी तुरंत देखें कि जे आयरन के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है आयरन ऑक्साइड को, तो ये एल्युमिनियम मतलब ऑक्साइड के रूप में निर्माण हो जाता है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जब निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसके आगे दिया गया है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्ष। देखिए, कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन करके उन्हें धातुओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं को वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए, कार्बन के द्वारा जो है ना हम सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि का ऑक्साइड को अपचयन उन्हें धातुओं में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो इन धातु को वैद्युत अपघटनी द्वारा जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। अभिक्रिया कराने पर जो है इसको हम प्राप्त नहीं करेंगे, तब क्या करने पर इसको प्राप्त कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, वैद्युत अपघटनी अपचयन करने पर जो है इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब है इसके आगे दिया गया धातुओं का परिष्करण। तो विभिन्न अपचयन प्रकरण से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। धातुओं से अपद्रव्य हटाने
के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि क्या है? तो विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है। देखिए समझिए, विभिन्न अपचयनकरण विधि से जो है ना हम धातु के शुद्ध रूप से नहीं हटा पाते हैं। तो धातु को शुद्ध रूप से हटाने के लिए इसमें एक प्रक्रिया लाया जाता है और उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो वैद्युत अपघटनी परिष्करण अभिक्रिया कहते हैं या विधि कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि धातु को बहुत से प्रक्रम द्वारा जो है नहीं हटाया जाता है और नहीं हटाने के बाद जो है उसमें मतलब एक विधि हम प्रयोग करते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं? तो वैद्युत अपघटनी माने परिष्करण विधि कहते हैं। उसके बाद दिया गया है वैद्युत अपघटनी परिष्करण। तो कॉपर, जिंक, टिन, चांदी, सोना जैसे अनेक धातुओं को वैद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा किया जाता है। तो आप लोग को याद हो गया होगा कि जो कॉपर, जिंक, टिन आदि को जो है मतलब किसके द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है? तो वैद्युत अपघटन क्रिया द्वारा जो है किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड लगाया जाता है। धातु के लवण के विलयन के अपघटनी रूप में। देखिए समझिए, इसमें जब अशुद्ध धातु जो होता है ना उसको एनोड के रूप में मतलब प्लस के चार्ज के रूप में अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु को जो है माइनस के चार्ज के रूप में मतलब कैथोड के रूप में जो है उसका प्रयोग किया जाता है और लवण को जो है वैद्युत अपघटन के रूप में किया जाता है। जो लवण रहता है ना तो उसको जो है वैद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दिया गया है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघटन है। अशुद्ध तांबा एनोड है जबकि शुद्ध तांबा पट्टी कैथोड के कार्य करता है। विद्युत द्वारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर प्रक्षेपित हो जाते हैं। विलय अशुद्धियाँ विलयन में घुल जाती है। अविलय अशुद्धियाँ एनोड की तली में निक्षेपित हो जाती है जिसे एनोड पंख कहते हैं। समझिए, इसमें तांबा को लिया गया है और तांबा को लिया गया है ना तो तांबा जो है अशुद्ध तांबा जो है ये एनोड के रूप में शुद्ध तांबा जो है कैथोड के रूप में कार्य करता है। विद्युत धारा प्रवाहित जब किया जाता है तो शुद्ध तांबा जो होता है कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। विलय अशुद्धियाँ जो होता है विलयन में जाकर घुल जाता है और अविलय अशुद्धियाँ जो है एनोड के तली में जाकर निक्षेपित हो जाती है मतलब बैठ जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो एनोड पंख कहेंगे। इसके आगे दिया गया है संक्षारण। तो संक्षारण समझिए, संक्षारण क्या होता है ऐसे समझिए। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आने से यह संक्षारित हो जाती है तो इससे संक्षारण कहते हैं। देखिए समझिए, कोई धातु है धातु को अम्ल के या आर्द्रता या ऑक्सीजन नमी वाला ऑक्सीजन के साथ जब चाहे संपर्क में आ जाता है ना तो धातु जो है संक्षारित हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। नहीं आप लोग समझे होंगे। देखिए समझिए, सिंपल सा बात है। जैसे लोहा है तो लोहा को हम लोग छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए तो वो ऐसा ही छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है? जंग लग जाता है और जंग लग जाता है तो आप लोग गौर किए कैसे जंग लग जाता है तो उसमें जो है वो नमी वाला ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया कर लेता है और नमी वाला ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जो है वो जो है मतलब आयरन ऑक्साइड बना लेता है। आयरन ऑक्साइड बना लेता है तो ये जो है लोहा में जंग हो जाता है और लोहा में जंग होने के कारण जो है वो
उसमें वजन में जो है वृद्धि हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब लोहा में जंग लगता है तो वजन में जो होता है क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। अब उसी को लोहा को जंग से बचाने के लिए हम एक लेपित प्रक्रिया आदि प्रयोग करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो यशद लेपन कहते हैं। तो यशद लेपन में हम क्या कर सकते हैं, तो पेंट लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, या यशद लेपन होता है लोहा के माने जस्ता के जो है परत चढ़ा सकते हैं। तो ये समझ गए होंगे। उसके आगे दिया गया है संक्षारण की प्रमुख घटनाएं। देखिए संक्षारण के प्रमुख घटनाएं क्या होता है इसे समझिए। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तभी तुरंत हम बोले हैं, ये जब बहुत समय तक ला छोड़ देते हैं तो आर्द्र वायु में मतलब जो है वो वायु जो होता है, नमी वायु जो होता है अभिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया करके जो है भूरा रंग चढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। उसके बाद दिया गया है खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत लेती है तथा काली पड़ जाती है। देखिए समझिए, जब हम वायु में सिल्वर के वस्तुओं को छोड़ देते हैं तो छोड़ देते हैं ना, तो उसके उपस्थिति में जो उसमें जो उपस्थित होता है सल्फर, उसके साथ जो है ये अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया करने के बाद जो है सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है, और जमने के कारण जो है क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जब सिल्वर को आप छोड़ दीजिएगा बहुत दिन तक ला, तो वो जो है वायु में जो है मतलब जो सल्फर होता है उससे अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया करने के बाद जो है ये सिल्वर सल्फाइड ही बना लेता है, अब बनाने के कारण जो है काला पड़ जाता है। इसके आगे दिया गया है संक्षारण से सुरक्षा। तो संक्षारण से सुरक्षा जो है क्या क्या होता है इसे समझिए। जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए जो है पेंट करते हैं, बात सही है। अभी तुरंत हम बोले हैं जो पेंट करिएगा चाहे ग्रीस लगाइएगा, ये सब जो है जंग से हम बचा सकते हैं। जंग को अन्य विधियों द्वारा भी रोका जा सकता है, जैसे क्रोमियम का लेपन। तो देखिए क्रोमियम के लेपन भी अगर जो चढ़ा देते हैं तो जंग से बच सकता है। एनोडीकरण करके भी जो है जंग से बचा सकते हैं हम लोग। उसके बाद 3 में दिया गया है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर जस्ते या जिंक के पतरी परत चढ़ाया जाता है। तो अभी तुरंत हम बोले हैं जिंक के जब परत चढ़ाया जाता है लोहा पर, तो उसको हम कौन सा प्रक्रिया कहते हैं, तो यशद लेपन प्रक्रिया कहते हैं। तो लोहा एवं इस्पात को मतलब सुरक्षित करने के लिए जंग से उसमें सुरक्षित करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, तो जिंक के परत चढ़ा देते हैं। उसके बाद दिया गया है 4 में क्या दिया गया है, जो यदि लोहे के साथ अन्य कोई पदार्थ मिला दिया जाए तो पदार्थ के गुणधर्म बदल जाते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। देखिए जब लोहे के साथ हम कोई अन्य पदार्थ को जब मिला देते हैं तो पदार्थ के गुणधर्म जो होता है बदल जाता है, तो ये धातु हो जाता है या अधातु भी हो जाता है। याद रखिएगा यह पदार्थ क्या है, धातु या अधातु भी हो सकता है। उसके बाद दिया गया है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु समझिए, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक धातु लेते हैं और उसको हम समांग मिश्रण में मतलब निश्चित अनुपात में जब हम मिलाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। अब इसके आगे दिया गया है मिश्र धातु अवयव एवं इसका उपयोग। तो मिश्र धातु जो है पित्तल का कोडिंग याद रखिएगा, पिताजी पिताजी से ध्यान रखिएगा। पी से हो गया पित्तल, पीता ता से हो गया तांबा, उसके बाद
जी से जिंक हो गया। तो याद रखिएगा जे पीतल में क्या क्या होता है, तो कॉपर होता है और जिंक होता है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो बर्तन बनाने में और मूर्तियों बनाने में करते हैं। कांसा, कांसा का कांटी कोडिंग है। कांसा का क्या है कोडिंग, तो कांटी है। कांटी कोडिंग से अब देखिए कॉपर का से हो गया और टी से टीन हो गया, मतलब याद रखिएगा। तो कांटी एकर कोडिंग हो गया कॉपर और टीन। इसका भी प्रयोग क्या किस में किया जाता है, तो बर्तन में और मूर्तियों बनाने में। अब सोल्डर, सोल्डर के कोडिंग क्या था, सोटा। कथी कोडिंग था, सोटा। सोटा से क्या होता है, सोटा, तो सो से हो गया कि क्या चीज़, शीशा। टा से हो गया टीन। तो याद रखिएगा सोटा कोडिंग सोल्डर का। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तब विद्युत तारों की रेलिंग में किया जाता है। तो याद रखिए, नहीं गलती बोल दी है, विद्युत तारों की वेल्डिंग में किया जाता है। तो हम लोग समझ गए पीतल का कोडिंग क्या कहें, पिताजी। कांसा का कोडिंग क्या कहें, तो कांसा का कोडिंग कांटी कहे हैं। और सोल्डर का कोडिंग क्या कहे हैं, तो सोटा कहे हैं। उसके बाद सोटा या सीटी भी आप लोग याद कर सकते हैं। सीटी, सी से शीशा और टी से टीन। इसके आगे दिया गया है शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। तो याद रखिए जो शुद्ध सोना जो होता है ना, उसको 24 कैरेट कहते हैं। यह काफ़ी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसे ठोस बनाने के लिए तांबा या चांदी मिलाया जाता है। भारत में अधिकांश आभूषण जो है 22 कैरेट सोने के बनाया जाता है। इसका तात्पर्य है 22 कैरेट सोना में 22 ग्राम शुद्ध सोना, 2 भाग तांबा चांदी होता है। देखिए समझिए, जो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट के होता है, और 24 कैरेट के होता है ना, तो यह काफ़ी जो होता है नर्म होता है। तो इसको मतलब नर्म होता है, अगर जो नर्म होता है तो अगर मान लेते हैं जो सोना का कुछ हम बनाने गए तो थोड़ा भी अगर जो उसको पीटेंगे तो भंगुर हो जाएगा, माने टूट जाएगा। तो इसके ही प्रयोग के लिए जो है, माने इसको कठोर करने के लिए जो है क्या मिलाया जाता है, तो तांबा एवं चांदी मिलाया जाता है। अब भारत में जो है खास करके जो है 22 कैरेट के सोना मिलाया जाता है। अब 22 कैरेट कहने का मतलब क्या हुआ, तो 22 भाग जो हो गया सोना हो गया और 2 भाग जो हो गया तांबा हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।